रोम रोम भाई जो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज हम लेकर आ चुके हैं इस सीरीज का पार्ट नंबर 2 को। उम्मीद करता हूं कि आपको इसका पहला पार्ट पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को, इस पार्ट को। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते। तो लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर दो पार्टीज आपस में फाइट करने में लगी हुई थी और लिन फेंग चुप कर सब कुछ फाइट इनकी देखने में लगा हुआ था। तभी यहाँ पर दो सबसे ज्यादा पावरफुल लोग आपस में फाइट करते हैं। जैसे दोनों की एनर्जीज आपस में टकराती है, जिसको देखने के बाद लिन फेंग करने डर जाता है और कहने लगता है कि मैं तो एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुका हूँ। और दूसरी तरफ उस ग्रुप के लीडर को दूसरे ग्रुप के लीडर को दिखाया जाता है जो कि उसकी मार खाने के बाद बहुत ज्यादा दूर गिरता है और सामने इसका अपोनेंट इतना ज्यादा पावरफुल है कि वह इसको बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहा होता है। तभी जो टोपी बाज होता है वो वहाँ पर आता है और उसको हराने के मतलब उसको पीटने के बाद थोड़ा सा वहाँ पर नीचे उतरता है कथे स्टाइल में। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है इसके जो साथी होते हैं वो वहाँ के ग्रुप मेंबर्स को पीटना बुरी तरीके से मारना चालू कर देते हैं। मतलब जान से ही मार रहे हैं, पीट नहीं रहे। और इस तरीके से मारते हुए देखता है वो बंदा तो कभी बहुत ज्यादा उदास होता है। और उसी टीम में से एक और साथी होता है जो ही काफी ज्यादा हिम्मत से फाइट करने में लगा हुआ है इन मॉन्स्टर से। और तभी वो जोर से चिल्लाने लगता है योर हाइनेसेस, जिसको सुनने के बाद जो उसका लीडर होता है टीम का वो कभी शॉक हो जाता है। और दूसरा वाला बंदा उसके पास आता है और उससे कहने लगता है योर हाइनेसेस, क्या आप ठीक है? तभी उस ग्रुप का लीडर उससे कहने लगता है कि आखिरकार ली कोई नहीं मुझे हाइनेस कहने में क्यों लगा है। तभी ये बंदा उससे कहने लगता है कि यहाँ पर जो हमारे हाइनेस यानी कि ये प्रिंस है वह नानजुआ में आ चुके हैं, वो भी कमांडर से मिलने के लिए खुद। लेकिन हमारे जो प्रिंस है वह नहीं चाहते थे कि उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाए और जिसके कारण उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ इस पूरी ट्रिप में आपकी इस आइडेंटिटी को जानता है कि आप एक प्रिंस है। ये बात सुनने के बाद वह कहने लगता है अच्छा तो ये बिग ब्रदर है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं और तुम एक बहुत बड़े डिजास्टर में फंस चुके हैं जिससे निकलना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। तभी ये दूसरा बंदा होता है वो प्रिंस से कहने लगता है योर हाइनेसेस, हम आपको बचाने के लिए अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं और जो मेरे सोल्जर्स हैं वे पनिशमेंट के तौर पर यहाँ पर मारे जा सकते हैं लेकिन हम आपको कुछ भी नहीं होने दे सकते। आपको जिंदा रहना है और चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर जितना भी सामान है आप अपने साथ ले जाइएगा। तभी जो प्रिंस होता है वह कहने लगता है कि ये ली क्या क्वाइन हु है, वह इस बात को आप समझ जाएगा कि लिन फेंग एक नंबर का बेवकूफ नहीं है, वह काफी ज्यादा स्मार्ट बन जाए। तभी अचानक से उसे कोई आता हुआ महसूस होता है और देखता है कि वो टोपीबाज अपनी फुल पावर के साथ उस पर अटैक करने के लिए आ चुका है। इसको देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे लगता है जरा देखो तो तुम्हारी हिम्मत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और वो उसके अटैक को टोपीबाज के अटैक को रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है। लेकिन टोपीबाज तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वह अपने हाथ को उसके सामने कर लेता है उस अटैक को रोकने के लिए। लेकिन वो टोपीबाज मानता नहीं है, वो फिर भी अपने राइट हैंड से उसकी तरफ बढ़ने लगता है उस पर अटैक करने के लिए। ये देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। और तभी हमें किसी स्लेश को आते हुए दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वे प्रिंस उस टोपीबाज का हाथ काट देता है और वो लगातार स्वॉर्ड चलाया जाता है लेकिन टोपीबाज उसके हाथ स्वॉर्ड को डॉज कर देता है। उसके बाद टोपीबाज को दिखाया जाता है जो कि एक जोरदार किक मारता है जिसके कारण प्रिंस बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तो जो प्रिंस ने उसके हाथ काटने की कोशिश की थी वह नाकामयाब हो रहा और उसने उसका हाथ को नहीं काट पाया इसके कारण, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी टोपीबाज की। और प्रिंस दूर जाकर गिरता है और उसका जो सोल्जर होता है वो जोड़ते कहने लगता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने दूंगा। और इस टोपीबाज पर गुस्से में बहुत ज्यादा अटैक कर देता था और उससे कहने लगता है कि आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। लेकिन टोपीबाज काफी ज्यादा पावरफुल था, वो वापस से खड़ा होता है और वो अपनी सारी की सारी एनर्जी को इकट्ठा करना चालू करते हैं अपने हाथों में और उस बंदे पे छोड़ देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो अटैक होता है डायरेक्टली उसके माथे में जाकर लगता है जिसके कारण वह बंदा जोर से चिल्लाने लगता है। और जैसे इतना ज्यादा पावरफुल अटैक वह प्रिंस देखता है तो वो कभी शॉक हो जाता है और देखता है कि ली क्वान हु है वो बहुत ज्यादा दूर आकर गिरता है और सीधे एक जोरदार आकर पेड़ से टकरा जाता है जिसके कारण उसे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और हमें दिखाया था कि उस प्रिंस के मुंह से भी खून निकलने में लगा हुआ है। तभी जो बंदा होता है उस प्रिंस से कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है और मतलब इसके लिए पॉसिबल कैसे हो सकता है कि बार बार इस पावर को ये बार बार इस्तेमाल कैसे कर रहा है, जनरेट कैसे कर रहा है। दूसरी तरफ उस टोपीबाज को दिखाया जाता है उसका एक अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है उसने उस बंदे को इतना ज्यादा दूर जाकर फेंक दिया होता है। और दूसरी तरफ जो फाइट चलने में लगी हुई थी वह लिन फेंग पीछे छुपकर देखने में लगा हुआ है और इतनी ज्यादा ताकतवर इस बंदे को देखकर कहने लगता है कि ये बंदा सच में एक ह्यूमन है। आखिरकार ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है कि एक फिस्ट में मतलब एक पंच में एक बंदे को इतनी ज्यादा दूर तक फेंक सकता है, वो भी इस तरह की सिचुएशन में। और दूसरी तरफ उस टोपीबाज को दिखाया जाता है जिसकी आंखें चमकना स्टार्ट हो जाती है और वो वापस से फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ना चालू कर देता है। और लिन फेंग भी दिख रहा होता है कि जो मेरा चीफ ब्रदर इन लॉ है वो बहुत ज्यादा परेशानी में फंस चुका है, बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में फंस चुका है। और पता चलता है कि जो प्रिंस है ना वो उस प्रिंसेस का ही भाई है। तो सीधी सी बात है कि ये ब्रदर इन लॉ होगा और ये भेष बदलकर इस ग्रुप में आया हुआ है। और इन फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करना चाहिए।
और ख्याल लगता है मन में सोचते हैं कि मैं यहाँ पर आके अगर जब तक छुप कर बैठा हूँ तब तक तो मैं सेफ हूँ, लेकिन मैं इस मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकता और मरने भी नहीं जा सकता। अब आखिरकार मुझे करना क्या चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। तभी अचानक से उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो बाहर आ जाती है, चमकने लगती है और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और जिसको देखने के बाद लिनफे भी कहीं डर जाता है और सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है, ये स्वॉर्ड तुम अचानक से बाहर कैसे आ गई अपने आप? और काफी तो डर गया होता है और उससे कहता है, नहीं 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 नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मुझे इस स्वॉर्ड को इस्तेमाल नहीं करना, प्लीज माफ कर दो। लेकिन दूसरी तरफ सामने सीन में दिखाया जाता है कि जो टोपीबाज होता है वो उस प्रिंस को मारने के लिए तरफ बढ़ने लगता है, वो भी अपने फाइनल मूव के साथ। और इसको देखते हुए लिनफेंग आखिरकार अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, वह स्वॉर्ड को पकड़ता है और एकदम से खड़ा हो जाता है जोश में। और भाई इतना जोश में लगता है कि अभी पीट के रख देगा सबको, और उस स्वॉर्ड को लेकर डायरेक्टली उस बंदे पर कूद पड़ता है। और इस तरीके से आवाज आते चिल्लाते क्या लगता है, शिट मैं ऐसा नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी। और जैसे वो प्रिंस और वो टोपीबाज इसकी आवाज को सुन लेते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जो लिनफेंग वो अपनी स्वॉर्ड के साथ डायरेक्टली एक किक मारता है उस टोपीबाज को, जिसके कारण जो प्रिंस और जो बंदा होता है ये देखने के बाद शॉक हो जाते हैं और उससे लगता है अब हमारी फीट में हमारे फाइट के बीच में यहाँ पर कौन आ गया है। और लिनफेंग तो इसे फाइट भी ना करना चाहता और इस वक्त लिनफेंग अपनी पूरी जान जी जान लगाने में लगा हुआ उस टोपीबाज से फाइट करने के लिए। और जैसे एक उस टोपीबाज को मारता है तो उस टोपीबाज के मुंह से खून निकलने लगता है। और ये जब प्रिंस देखता है कि इसने सिर्फ एक हिट से इस टोपीबाज की इतनी ज्यादा बुरी हालत कर दी है, तो ये देखने के बाद वह और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और देखता है कि टोपीबाज कितनी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, वो भी एक एक में। और वो कहता है, लिनफेंग अगर तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो? तभी लिनफेंग उस प्रिंस से क्या लगता है, तुम्हें लगता है कि मैं भी यहाँ पर चाहता हूँ, अपनी इच्छा से आया हूँ क्या? मैं यहाँ पर अपनी इच्छा से मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ। और रीजन की बात करें तो मैं तुम्हें ये बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी जो हमारी अर्जेंट सिचुएशन है सबसे पहले तो हमें इससे निपट लेना चाहिए। और सबसे बड़ी परेशानी है ना, वह सामने वाला बंदा है जो हमसे फाइट करने में लगा हुआ है और उस टोपीबाज की तरफ इशारा करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि टोपीबाज उसकी इतनी ज्यादा पावरफुल के खाने के बाद भी बिना किसी परेशानी के वहां पर खड़ा हो जाता है और खड़ा होते हुए वापस से उसके हाथ एकदम से ठीक हो जाते हैं। तभी जो प्रिंस होता है वो लिनफेंग से कह लगता है, लिनफेंग तुम्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा, जिस बंदे से हम लोग फाइट करने में लगे हुए हैं वह ट्रांसफॉर्मेशन रियलमी का बंदा है और एक ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर है। तुम और मेरे पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि हम इस बंदे से फाइट करें और हम इस बंदे का बिल्कुल भी अपोनेंट नहीं है। मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ, उस चीज को लो और पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो। और तभी वह एक छोटी सी बॉक्स उसको देने लगता है और जैसे ही वो छोटा सा बॉक्स लिनफेंग को देता है तो लिनफेंग उस बॉक्स को डायरेक्टली अपनी जेब में रख लेता है। लेकिन जो टोपीबाज होता है वो काफी तो गुस्सा हो जाता है और फुल पावर में जाकर सीधे उस पर कूद पड़ता है उस पर अटैक करने के लिए। और प्रिंस भी देख कर कभी शॉक हो जाता है और जो टोपीबाज होता है वो अपनी खतरनाक हाथों से लिनफेंग पर अटैक कर देता है, लेकिन लिनफेंग भी उसको समय पर देख लेता है और उसके अटैक को डॉज कर देता है और कहने लगता है सबसे पहले तो मैं तेरा हाथ ही काट देता हूँ, तेरा हाथ बहुत ज्यादा उछल रहा है ना। और वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी एनर्जी स्वॉर्ड से निकलती है जिसके कारण उस टोपीबाज का हाथ कट जाता है और जब उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ को लगती है ना तो उसके हाथ की ऐसी तैसी हो जाती है और दूर जाकर गिरता है। और हमें दिखाया था कि वो टोपीबाज कोई फर्क नहीं पड़ने लगता और बिना ही मतलब ऐसा लग ही नहीं था कि उसका हाथ कट गया भाई। और जब उसका जो साथी होता है प्रिंस का ये देखने के बाद कहीं शॉक हो जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं और वो देखता है कि जो टोपीबाज था जिसका हाथ लिनफेंग ने अभी भी काटा था उसका हाथ वापस से उगाता है, वो भी 1 सेकंड के अंदर अंदर। ये सब देखने के बाद तो उसकी रूहें कांप जाती हैं, उसकी आत्मा भी बोल पड़ती है आखिरकार ये क्या चीज है, ये क्या तरीके का मॉन्स्टर है। अब तभी वो टोपीबाज है वो जोर जोर से हंसना चालू करने लगता है और उसके मुंह से और आंखों से धुआं निकलने लगता है। ये देखने के बाद लिनफेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और खेलता था शिट आखिरकार मैं किस बवाल में फंस गया, कौन सी बवासीर मैंने ले लिया अपने मुल्क। और तभी वो उस बंदे को इस तरीके की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगता है लिनफेंग, लेकिन जो टोपीबाज है वो लिनफेंग को पीछे छोड़ता नहीं और लिनफेंग को पीछे करने लगता है। लिनफेंग ये सब देखने के बाद कह लगता है ये बंदा तो इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से रीजनरेट कर सकता है, आखिरकार ये चीज क्या है। लेकिन किस्मत से मैं काफी समय से इस डिवाइन मूवमेंट की स्किल को मतलब प्रैक्टिस करने में लगा था, वो भी 2 दिनों में, जिसके कारण मुझे 2 दिनों में इसे कंप्लीट करने का काफी समय मिल चुका है और मैंने इसे थोड़ा बहुत तो इतना समझ ही लिया है, वरना मैं इसके चंगल में अब तक फंस चुका होता और मेरी तो टपक गई होती। दूसरी तरफ हमें दिखाया था उस छोटे से प्रिंस को जिसका नाम सॉन्ग यूनफेई होता है, वह वहाँ पर बहुत ज्यादा घायल स्थिति में पड़ा हुआ होता है। लिनफेंग उसको देखने का क्या लगता है, मैं तो इसके बारे में भूल गया था कि ये बंदा अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तभी जो टोपीबाज बंदा होता है उसकी टोपी तो खैर उतर गई होती है और वो काफी तक गुस्से में लिनफेंग को देखते उससे क्या लगता है, मार दूंगा, जल्दी से चले जाओ यहाँ से, मुझे अपने टास्क को फिनिश करना होगा, सबको मार दूंगा। मतलब पागल जैसी हरकत दे रहा होता है कि जैसे इसके अंदर तो कोई जान मौजूद ही नहीं है। और इस तरीके से जब बात करके इस टोपीबाज को देखता है लिनफेंग तो वो कभी सरप्राइज होता है, कंफ्यूज होता है और क्या लगता है कि आखिरकार इस बंदे के अंदर इस बंदे को इस तरीके से देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा डाउट महसूस हो रहा है, ये बंदा तो सॉन्ग यूनफेई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है और इस तरीके से फालतू की तरफ बकवास करने में लगा हुआ है जैसे कोई पागल आ गया हो। और तो और इसके पास सबसे ज्यादा पावरफुल रीजनरेशन स्पीड है और क्यूर ट्रांसफॉर्मेशन रियलमी के कल्टीवेटर है और ये आप मुश्किल से अपनी युवान की का इस्तेमाल करता है, बल्कि मैं अपनी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करता है। सीधे शब्दों में कहा जाता है इसकी अपनी बॉडी फोर्स का इस्तेमाल करता है फाइट करने के लिए। क्या मुझे थोड़ा ट्राई करना चाहिए और अब जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा तेजी से इस बंदे को हरा देना चाहिए, वरना जब इसके साथी बाकी लोगों को मार देंगे तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी इससे निपटने में। और मैं इस समय पर डिवाइन मूवमेंट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता ज्यादा समय पर, आई मीन कई बार, क्योंकि मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है
वो बहुत ज्यादा लो है और मेरी जो ब्लड थर्स्टी डीमन स्वॉर्ड है इसकी जो फुल पावर मैं सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ और मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है इस बंदे को हराने का, तो मुझे वही चांस का इस्तेमाल करना होगा। दूसरे पर स्टोरी आज को दिखाया जाता है जो कि काफी तो गुस्से में लिन फेंग से कह लगता है कि अब तुम मर जाओ और उस पर फुल पावर से अटैक करने लगता है। उसके चारों तरफ देखता है कि सामने एक एनर्जी का बवंडर टाइप का बनने लगता है, वो भी भाई अलग क्या ही बोले, हॉरिजॉन्टल स्टेट में वर्टिकल वाले वो बन रहा है बवंडर, जिसको देखने के बाद लिन फेंग भी कभी शौक हो जाता है और उसके पसीने छूट जाए डर के मारे। और वहाँ पर एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है, पूरे जंगल से भी दिख रहा है वो धमाका, और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो दूर जाकर इधर उधर गिरना चालू हो जाते हैं और दिखाया जाता है धुआं ही धुआं हो जाता है हर तरफ। और जो टोपीबाज बंदा होता है वहाँ पर खड़ा रहता है फिर भी, और हर तरफ इतना ज्यादा धुआं होने के कारण वो टोपीबाज देख नहीं पाता और क्या लगता है कहाँ गया ये बंदा आखिरकार। तो नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जो लिन फेंग होता है वो उसके अटैक से बच तो जाता है और वो अपनी स्पीड को इतनी ज्यादा बढ़ा देता है कि उसके पीछे आ जाता है और वो टोपीबाज को एक पल भी देख नहीं पा रहा होता कहाँ गया लिन फेंग। लेकिन आखिर में जैसे ही लिन फेंग उसके नजदीक आता है तो टोपीबाज देख लेता है और अपनी वो क्लाउड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो लिन फेंग को मारने की कोशिश करता है अपने उन गंदे हाथों से। लेकिन लिन फेंग भी बिना किसी परेशानी को डॉज कर देता है और डॉज करने के बाद एकदम से फ्लिप मारता है। भाई ये फ्लिप मारने का मजा आ गया। और जो टोपीबाज होता है जैसे ऊपर से अटैक करता है तो लिन फेंग अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन वापस से वो पीछे हट जाता है। वो समझ जाता है कि लिन फेंग मुझे जाल में फंसा रहा है और वो वापस से कूदकर पीछे हट जाता है और वापस एक बार पीछे हटने के बाद फिर से फुल फोर्स के साथ आता है उस बंदे पर लिन फेंग पर अटैक करने के लिए टोपीबाज। लेकिन लिन फेंग भी इस वक्त अपनी स्वॉर्ड लेकर तैयार है और उससे क्या लगता है आजा बेटे दिखाता हूँ किसमें कितना है दम। और लिन फेंग जब उस टोपीबाज पर अटैक करता है और उससे क्या लगता है कि अपनी रियलमी से ज्यादा रियलमी वाले बंदे से फाइट करना ही एक प्रोटैगनिस्ट का स्टैंडर्ड है, लेकिन किसी ऐसे बंदे से फाइट करना वाकई में बहुत हार्ड है। ये चीज मुझे आज पता चली है। और लिन फेंग डायरेक्टली उस बंदे पर अटैक कर देता है और जैसे भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है उस टोपीबाज पर तो टोपीबाज दूर जाकर गिरता है और उसकी स्वॉर्ड में बहुत एनर्जी जनरेट होना चालू हो जाती है। और लिन फेंग उससे क्या लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चीज हो, लेकिन ये स्वॉर्ड तुम्हें जरूर तबाह कर देगी। और जैसे भी उस स्वॉर्ड की एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो वो जोर से चमकना चालू कर देती है और उसमें से फायर एनर्जी निकलने लगती है। और लिन फेंग उससे क्या लगता है कि अगर मैं इस स्वॉर्ड को इस स्वॉर्ड से तुम्हें मारता हूँ तुम्हारी बॉडी की पूरी राख में बदल जाएगी। और टोपीबाज भी उसकी इस पावरफुल अटैक को आते हुए देख लेता है और इतने पावरफुल अटैक को आते हुए देखने के बाद वो कहीं सरप्राइज होता है और उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है और उसके पसीने छूट जाते हैं इतना पावरफुल अटैक देखने के बाद। तो उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो आसमान से भी दूर जाकर गिरता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उड़ती हुई एक चीज को जो कि देखने में एक मीटियोर जैसी दिख रही है और उसी आग में हमें किसी बंदे को जलते हुए दिखाया जाता है। और उस आग को देखते हुए जब प्रिंस देखता है तो वो कभी शौक रहता है और बाकी के लोग होते हुए ये देखकर शौक हो जाते हैं और सबके मुंह फटे रह जाते हैं और कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा। तो तभी वहाँ पर एक एरो आता है और जो बंदा मतलब एनिमी टोपीबाज की टीम का बंदा होता है उसमें जाकर वह एरो लगता है और दिखाया जाता है कि उस एरो के कारण वह बंदा वहीं पर टपक जाता है। और तभी वहाँ पर हमें क्वीन डायनेस्टी की आर्मी को दिखाया जाता है और चिल्लाते हुए क्या लगता है कि मेरा नाम वांग जोंगवू है और मैं कमांडर हूँ फ्लाइंग चावलेरी का। यहाँ पर जितने भी दुश्मन है जितने भी गुंडे लोग सभी लोग सरेंडर कर दो वरना हम तुम्हें यही मार देंगे। और वहाँ पर हमें आर्मी को आते दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहने में लगी होती है कि यहाँ पर मार दो सभी को। और वहाँ पर घमासान युद्ध छिड़ जाता है, वॉर चढ़ जाती है और टोपीबाज के बंदे होते हैं वहाँ से भागना चालू कर देते हैं। तभी हमें उस प्रिंस को दिखाया जाता है वहाँ पर चैन की सांस लेता है और खड़ा होता है और वो लिन फेंग की तरफ देखता है और लिन फेंग को देखता है कि वो लिन फेंग तो वहाँ पर जमीन पर गिर चुका है घुटनों के पर। उसको देखते क्या लगता है लिन फेंग क्या तुम ठीक हो? और लिन फेंग के बाहर से अंदर से मतलब कुछ एनर्जी टाइप कुछ निकल रहा होता है और दूसरी तरफ लिन फेंग को दिखाया जाता है। ये बात सुनने के बाद प्रिंस से क्या लगता है नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मेरे बॉडी के अंदर इतनी सी भी एनर्जी नहीं बची हुई है कि मैं अपने घुटनों को भी हिला सकूँ और मेरे पास एक ड्रॉप भी नहीं बची हुई है। और भाई ये सीन कभी फनी था बहुत। और वो उस प्रिंस से कहने लगता है ब्रदर इन लॉ जरा तुम यहाँ पर रुको, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये बात सुनने के बाद प्रिंस उससे कहने लगता है तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। और तभी किसी घोड़े की आवाज आती है और वो आकर कहने लगता है युनफेई तुम ठीक हो? और तभी जो युनफेई होता है युनफेई प्रिंस युनफेई होता है वो उससे कहने लगता है जोंगवू मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम यहाँ पर अपनी आर्मी को लेकर आ जाओगे मेरी मदद करने के लिए। तभी वे कमांडर उसे बताने लगता है कि जब एल्डर प्रिंस को इस बारे में पता चला कि तुम पर किसी लोगों ने अटैक किया हुआ है तो उन्होंने डायरेक्टली अपने आदमियों को ये ऑर्डर दे दिया कि जल्दी से जाओ और तुम्हें बचा कर लाओ। और मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि आपके रास्ते में कोई यहाँ पर आप पर अटैक कर देगा, वो भी सिटी गेट से इतना ज्यादा क्लोज होते हुए भी। ये जो ग्रुप है जिन्होंने तुम पर अटैक किया है ये गुंडों का, ये कोई आम गैंग लीडर मतलब गैंग नहीं है, इनको देखकर तो ऐसा ही लगता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो गैंग लीडर का जो टोपीबाज होता है वो बंदा यहाँ पर पड़ा हुआ होता है जिसे लिन फेंग के द्वारा मारा गया था ना, उसकी बॉडी अचानक से कांपना चालू कर देती है और उसके अंदर से एक लाइट चमकना चालू हो जाती है और उसमें से एक छोटी सी बॉल निकलती है, वो है भी पिंक कलर की, जिसको देखने के बाद वे कमांडर भी कहीं शॉक हो जाता है और वो सरप्राइज होता है और महसूस करने लगता है कुछ चीज तो आ रही है। और वो जो बॉल होती है वो कमांडर की तरफ बढ़ने लगती है और वो प्रिंस से क्या लगता है यूर हार्नेस आप रास्ते से हट जाइए, वह चीज कुछ आ रही है हमारे पास। और वह कमांडर अपना स्पेयर लेकर उसकी तरफ भिड़ने लगता है भाला लेकर और अपनी फुल एनर्जी का इस्तेमाल करता है उस चीज को रोकने के लिए। और जैसे ही वह दोनों की जो एनर्जीज होती है वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती है और अब जैसे ही वो क्लोज आती है तो उस बॉल में से हमें किसी बंदे की हंसी को दिखाया जाता है और वो हंसते हुए कहने लगता है
तुम्हें लगता है कि तुम्हारी छोटी सी चीज मुझे हरा सकती है? और वो दो चीज में से उस ब्लैक कलर की एनर्जी में से एक हाथ बाहर निकलता है और उस कमांडर के स्पेयर को बस अपनी हाथ के एक उंगली से, बस एक उंगली से पूरी स्पेयर की बैंड बजा देता है। और वो देखता है कि उसका स्पेयर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है कमांडर। और वह कमांडर भी इस एनर्जी फोर्स के कारण दूर जाकर गिरता है और उस एनर्जी फोर्स को घात के अटैक के कारण वह कमांडर वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी बार में दिखाया जाता है कि उस ब्लैक एनर्जी में से एक लौंडा निकलता है जिसके कदम 8 पैक्स बने हुए हैं और साला कपड़ा नहीं पहना। और तभी जो प्रिंस यूनफेंग होता है वो सब कुछ देखने में लगा हुआ है। और जो बंदा उस ब्लैक एनर्जी में से बाहर निकलता है वो सामने देखता है आंखें खोलकर और वो डायरेक्टली प्रिंस और लिनफेंग के तरफ बढ़ने लगता है और वो अपनी बॉडी को आसपास देखता है और क्या लगता है कि ये दूसरी दुनिया है। तभी प्रिंस उससे पूछ लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी जो सामने बंदा आया होता है वो आसमान में उड़ना चालू कर देता है। ये देखने के बाद प्रिंस भी कभी शौक हो जाता है, लेकिन वो बंदा प्रिंस की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और कहने लगता है अच्छा तो ये है दूसरी दुनिया, यहाँ पर इतने भी लोग रहते हैं, वे हम जैसे तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। तभी अचानक से उसे कोई चीज महसूस होने लगती है और उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसके सर में थोड़ा सा दर्द होता है, पेन होता है और वो अचानक से कहने लगता है कि अगर मेरा मिशन यहाँ पर मेरा जो प्लान है वह फेल्ड हो जाता है तो मेरी डिवाइन पावर ट्रांसमिशन है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। अब मुझे समझ में आया। और वो तभी किसी पर लिनफेंग पर अटैक करता है और उससे लगता है कि मैं अभी भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं इस बात को जरूर समझूंगा। खैर अभी के लिए सबसे पहले जो काम है वो निपटा लिया जाए। और उससे वो लगता है कि ये चीज सबसे पहले मुझे दे दो और उस पर अटैक करने लगता है। और तभी मैं दिखाया जाता है उस पावरफुल फोर्स उस प्रिंस और लिनफेंग की तरफ बढ़ती है जिस कारण वह पीछे जाकर गिरते हैं। और मैं दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक चमकती हुई बॉल आ जाती है। भाई ये तो आंख जैसी दिख रही है, भाई ओडन की आंख दिख रही है, तो मैकेनिकल आई है शायद। और वो जो बंदा उस ब्लैक एनर्जी में निकला हुआ था वो क्या लगता है डिवाइन पावर में से जो रिलिक निकला हुआ था अब वह मेरे हाथों में है। अब समय आ चुका है कि मैं उस बंदे का यहाँ पर आने में इंतजार करूं। तभी जो प्रिंस होता है वह ये देखता है कि लिनफेंग के पास जो रिलिक था वो इस बंदे के द्वारा चुरा लिया गया और वो चिल्लाते उसे क्या लगता है शिट, साउदर्न हेवनली किंगडम का जो रिलिक था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो पीले वाला बंदा होता है वो पीछे कुछ महसूस करता है और देखता है कोई बंदा वहाँ पर आ चुका है उसे रोकने के लिए। और तभी हमें उस अंकल को दिखाया जाता है और वो क्या लगता है तुम यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी पीले वाला बंदा उससे क्या लगता है क्या तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करने में लगे हुए थे, लेकिन ये कोई डिवाइन पावर तो है नहीं, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन दूसरी तरफ जो दद्दू होते हैं वहाँ पर आते हैं, उसका मुंह को पकड़ते हैं अपने हाथों से और उससे क्या लगते हैं तूने अपने आप को समझ क्या रखा है रे बिडू। और येलो वाला बंदा उससे कुछ भी कह नहीं पाता, लेकिन दद्दू आकर डायरेक्टली उसके मुंह पे हाथ रखने के बाद अपनी दो उंगलियों घुमाते कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण वहां पर एक पोर्टल खुलना चालू हो जाता है और एक बहुत बड़ा पोर्टल खुल जाता है। उसी पोर्टल में वो पीले वाले बंदे को उसमें घुसेना चालू कर देते हैं दद्दू और उसमें लेकर खुद चले जाते हैं उसके अंदर। ये सब प्रिंस और लिनफेंग देखने में लगे हुए हैं और उसी के साथ वह पोर्टल वहां पर गायब होता है। ये देखने के बाद प्रिंस और लिनफेंग कभी शौक हो जाते हैं और वे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है ये सब और ये क्या हुआ अभी उनकी आंखों के सामने। और तभी आसमान में दूसरी तरफ से उस पोर्टल को खुलते हुए दिखाया जाता है। उस पोर्टल में जैसे ही खुलते तो कुछ किसी चीज को उस पोर्टल में से बाहर आते हुए दिखाया जाता है, वो भी फुल स्पीड में। और मैं दिखाया था कि उस पोर्टल में से और कुछ नहीं बल्कि में वही दो निकल रहे होते हैं फाइट करते हुए और लिनफेंग और प्रिंस उन दोनों की फाइट को देखने में लगे हुए होते हैं। तभी जो दद्दू होते हैं उस येलो वाले बंदे को बुरी तरीके से पीट देते हैं, उसका एक हाथ भी कट जाता है। और तभी येलो वाला बंदा उससे क्या लगता है कि मैं इस बार तुमसे हार तो गया लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता और जो मेरा पर्पस था वो ऑलरेडी मैंने अचीव कर लिया है। आखिरकार तुम इस वर्ल्ड को कितने समय तक प्रोटेक्ट करने वाले हो, तुम हमें क्या रोक पाओगे उस समय पर जब हम इस दुनिया में डिसेंड करेंगे आएंगे। तभी जो दद्दू होते हैं वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इस प्लेस के बारे में पता कैसे चला। तभी येलो वाला बंदा उससे क्या लगता है तुमने काफी अच्छा काम किया है कि तुम कि ओरिजिनल वर्ल्ड को हमारे बीच में तुम छुपा कर रखे हुए थे। अगर मैकेनिकल स्क्रैप आयरन ने इनिशिएटिव नहीं लिया होता तो हमें इसके बारे में कभी पता भी नहीं चलता और हमें तुम्हारे द्वारा चीट किया जाता हमेशा। ये बात सुनने के बाद जो दद्दू होते हैं वो उससे क्या लगते हैं साउदर्न हेवनली किंगडम। तभी येलो वाला बंदा उससे क्या लगता है तुम्हारी साइड में इसको शायद यही कहा गया है, वो इसी नाम से बुलाया जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर स्क्रैप आयरन के पास जाओ, उस किंगडम जो भी तुम जानते हो और उसे जाकर डिस्ट्रॉय कर दो ताकि तुम अपने लिए कुछ समय बचा सको। और मैं इस जगह को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई हम लोग जरूर करेंगे और उनके लिए जगह जरूर इकट्ठी करेंगे, उनसे हमने वादा किया है इस बात का और ये दुनिया हमारे अंडर में आ जाएगी। ये बात सुनने के बाद दद्दू कहने लगते हैं तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्लान यहाँ पर काम करेंगे। तभी येलो वाला बंदा उसको लगता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम तो बस एक वॉच डॉग हो, यहाँ तक कि तुम गॉड भी नहीं हो। इस बार तो तुम्हारे इलाके में सिर्फ तुम ही थे और मैं अपनी ट्रू फॉर्म में डिसेंड नहीं हुआ हूँ इस अर्थ पर, इस दुनिया में। जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो उस समय तुम्हारी मौत का समय होगा वो। और वह वहाँ से पूरी तरीके से गायब हो जाता है और जो दद्दू होते हैं अपनी तिरछी नजरों से नीचे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर जितने भी टोपीबाज होते हैं और बाकी जो सोल्जर्स होते हैं वो सभी को देखते हैं। तभी दद्दू अपना एक हाथ घुमाते हैं, जैसे ही वो एक हाथ घुमाते हैं तो वहाँ पर जितने भी टोपीबाज होते हैं वो ब्लास्ट होना चालू हो जाते हैं और सब लोग मर जाते हैं और जितने भी लोग होते हैं नॉर्मल लोग होते हैं वो आपस में चक्कर खाकर वहीं पे बेहोश हो जाते हैं और सभी की याददाश्त मिट जाती है। लिनफेंग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और जो लिनफेंग होता है जो प्रिंस होता है क्या लगता है शायद तुम मुझे बचाने के लिए आए हो क्या। और लिनफेंग यहाँ से जाने लगता है और क्या लगता है कि मैं तुम्हें बचा लिया, अब मैं जा सकता हूँ। तभी प्रिंस उससे क्या लगता है तुम इसके बारे में सोच रहा ही मत। जो दद्दू है उसने सभी की याददाश्त मिटा दी
लेकिन जो लिन फैंग को इस तरीके से जाते हुए प्रिंस उसके पेट को जोर से पकड़ लेता है और इस तरीके से पकड़ने के बाद लिन फैंग उससे क्या लगता है, ब्रदर मुझे छोड़ दो, तुम लिटिल बास्टर्ड कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे इस तरीके से पकड़ने के लिए। तभी लिन फैंग उससे कहने लगता है, ब्रदर इन लॉ आपको यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है, हमें इस मुसीबत का सामना एक साथ करना होगा। मैं अकेले रहने से बहुत ज्यादा डर रहा हूँ। अगर तुम मेरी मदद करती हो तो मैं सिस्टर से तुम्हारे लिए कुछ अच्छे अच्छे शब्द का इस्तेमाल करूंगा जब मैं वापस जाऊंगा और तुम्हारी तारीफ करूंगा, वादा करता हूँ इस बात का। है पटाने मदद कर रहा है अपनी सिस्टर को। ये बात सुनने के बाद लिन फैंग भागना चालू कर देता है और उससे लगता है कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इससे मेरे सब मतलब इस तरह मीठे मीठे शब्द कहने की, तुम मुझे पहले जाना दो यहाँ से, अब जल्दी से मुझे छोड़ दो। लेकिन वो प्रिंस होता है वो तो बिल्कुल छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता है और जैसे जैसे वो भाग रहे होते हैं तभी जो दद्दू होते हैं वहाँ पर आते हैं और खांसते हैं और जो प्रिंस होता है वो दद्दू से कहने लगता है, सीनियर आप। तभी जो सीनियर होता है वो उससे लगता है तुमसे बात नहीं कर रहा मैं, और वो एक उंगली उस प्रिंस की तरफ करता है जिसको देखने के बाद प्रिंस कभी सरप्राइज हो जाता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और वो लिन फैंग की तरफ देखता है। तभी लिन फैंग उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी सीनियर उससे क्या लगता है, क्यों, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो अभी भी ये सब देखने के बाद। तभी लिन फैंग शर्माते हुए उससे क्या लगता है, मुझे माफ कर दीजिए सीनियर, मैं गलत था, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मुझसे जो चाहे वह कह सकते हैं। खैर ये बात सुनने के बाद जो सीनियर होते हैं वो उससे लगता है तुम तो वाकई में स्मार्ट हो थोड़े से। तभी सीनियर उससे क्या लगता है कि अभी समय नहीं आया कि मैं तुमसे फालतू की चिट चैट करूँ यहाँ पर, मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज कहूंगा और उस चीज को तुम हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें लिन सिटी में जाना ही है जाना। ये बात सुनने के बाद लिन फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और कहने लगता है, क्या ईस्ट लिन सिटी में, आखिरकार ये कहाँ पर है सीनियर, आखिरकार आप क्या कहना चाहते हो और मैं कहाँ चला जाऊँ मुझे तो पता भी नहीं है। तभी लिन फैंग उससे लगता है, सीनियर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उस जगह पर जरूर जाऊंगा। तभी सीनियर वहां से जाने लगता है और उससे लगता है, खैर ये बात तुम पर डिपेंड करती है कि तुम वहां पर जाओ या नहीं जाओ, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मेरी अपीयरेंस को बिल्कुल भी याद नहीं रखेंगे, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। लिन फैंग तुम वाकई डिफरेंट हो इन सभी लोगों से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी इच्छाओं को डाउन नहीं होने दोगे। ये बात सुनने के बाद लिन फैंग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो सीनियर से पूछ लगता है, आपके कहने का मतलब क्या है सीनियर। और सीनियर उससे लगता है, मुझे पता है कि तुम इस वर्ल्ड की इस साइड से नहीं हो, मैंने सही कहा ना। ये बात सुनने के बाद लिन फैंग भी कभी शौक हो जाता है और वो क्या लगता है, तुम्हें कैसे पता है इस बारे में। और वहां से दिखाया जाता है कि सीनियर वहां से गायब हो जाता है और तभी अचानक से लिन फैंग के साथ कुछ होने लगता है और वह भी बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कब और कैसे और कहाँ जाना है उस तरफ जहाँ जगह जो जगह आपने मुझे बताई है। तभी सामने से किसी को भागते हुए उसकी तरफ आते हुए दिखाया जाता है और इस तरीके से हमें छोटा सा घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक छोटा सा पोर्टल ब्लू कलर का वही खुलता है एक जंगल में और उसमें से वही सीनियर निकलते हैं और खांसते हुए सीनियर अपने कपड़ों को उतारते हैं और जैसे ही वो कपड़ों को उतारता है तो उसके पीठ के पीछे वही आई होती है, वो मैकेनिकल जैसी जो आई थी ना, ओडन की आई दिख रही थी कुछ देर पहले वो येलो हालो वाला बंदा अपने हाथों में पकड़ा था। और जो सीनियर होता है वो गुस्से में कहने लगता है कि ये सब कुछ कैलकुलेट था, ये सब उन्होंने जानबूझ के किया है और हमें पता चलता है कि इस आंख को इसकी पीठ में घुसेड़ दिया गया है। तभी उसके कानों में बस यही आवाज चल रही होती है कि तुम इस दुनिया से नहीं हो, तुम उस दुनिया से नहीं हो। और तभी हमें लिन फैंग की आंखें खुलती दिखाई जाती है जो सरप्राइज से अपनी आंखें खोलता है और अपने आप को एक बेड पर पाता है और सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है, मैं कहाँ पर हूँ आखिरकार। और तभी अचानक से सामने से एक दो हाथ आते हैं और वो लिन फैंग के सर को पकड़ते हुए अपने दो बड़े बड़े गुब्बारों में फंसा लेते हैं और भाई इसको देखते हुए जो लिन फैंग होता है उसका चेहरा टमाटर में लाल पड़ जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं है बल्कि मैं होंगयू होती है। और जो होंगयू होती है वो उससे कहती है, यंग मास्टर आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे साथ शॉपिंग चलेंगे, लेकिन जब मुझे पता चला कि आपको सोल्जर्स के द्वारा यहाँ पर बेहोश कर घर पर भेजा गया है और आप डे एंड नाइट तक सिर्फ सोते ही रहे, मुझे आपकी बहुत ज्यादा चिंता होने में लगी हुई थी। जिस तरीके से होंगे उसे गले लगाने में लगी हुई है, मजा आ गया। और जैसे ही लिन फैंग को ये पता चलता है कि मुझे एक दिन और एक रात हो चुका है सोते सोते, तो वो कभी सरप्राइज हो जाता है। दूसरी तरफ कभी तो शर्मा भी रहा होता है और मजे मजे उठा रहा होता है बड़े बड़े मुलायम मुलायम गुब्बारों का। तभी ये होंगी होती है उससे लगती है, ओ मैं तो एक बात बताना भूल गई कि डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि आपकी बॉडी के अंदर की जो क्यू है और ब्लड है आपने बहुत ज्यादा लॉस्ट कर दिया है, इसलिए मैंने आपके लिए मेडिसिन तैयार की है। ये बात सुनने के बाद जो लिन फैंग होता है उससे लगता है, नहीं होंगी नहीं, एक मिनट रुक जाओ, तुम मेडिसिन मत लेके आना, क्योंकि इसके हाथ की बनाई हुई मेडिसिन इतनी ज्यादा खतरनाक होती है देखने में भाई साहब, मेरे से न पी जाएगी। तभी होंगी उससे कहने लगता है, यंग मास्टर आपको ये ड्रिंक पीनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। और ये यंग मास्टर होता है ये देखने के बाद डर जाता है, भाई इतना तो दुश्मनों से नहीं डरा था, इतना मेडिसिन से डर गया ये। और तभी एक कोने में छुप जाता है और वो होंगी उससे मना करने लगता है और उससे कहने लगता है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कोई क्यू और ब्लड का लॉस नहीं है, ये सब मैंने उस बंदे से जाकर मतलब दुश्मनों से फाइट की थी उसके कारण हो रहा है मेरे साथ। और तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं 8 स्टेज क्यू ट्रांसफॉर्मेशन रियलिटी पर पहुंच चुका हूँ, जो ऑर्डिनरी मेडिकल हर्ब से वो मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी और यूजफुल नहीं है मेरे लिए। मुझे बस थोड़ा सा मेडिटेट करना और कल्टीवेट करना है, उसके बाद मेरे क्यू और ब्लड पूरी तरह रिस्टोर हो जाएंगे। तो तुम मेरे पास नजदीक मत आना, मेरे बिल्कुल भी नजदीक मत आना। होंगी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को। और जो होंगी होती है उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनती है और उस दवाई को लेकर उस मेडिसिन को लेकर उस तरह बढ़ने लगती है और उसकी जब देख रही होती भाई कितनी भयानक है ये, और जबरदस्ती उसको पिला देती वो मेडिसिन। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब
लिनफेंग जबरदस्ती उस मेडिसिन को जब पीने के बाद होंगी वहां से जाने लगती है और उससे कहती है, यंग मास्टर आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आप अब एक बच्चे नहीं रहे हैं, तो आपको चीजें अच्छी तरीके से करना आना चाहिए और अब बच्चों की हरकतें ना करो बच्चों की तरह, तो बेटर रहेगा आपके लिए। और भाई साहब लिनफेंग की यहाँ पर हालत खराब हो गई होती है और बेहोश पड़ा होता है, उसकी हाथ में बाहर निकल आई है, ऐसा फील हो रहा है। और होंगे उससे कहते जब भी आपको मैं ये मेडिसिन पिलाने की कोशिश करती हूँ तो आप हमेशा मेरी बात को मना करते हो और कोई मेडिसिन पीने के लिए मानते ही नहीं हो अच्छी तरीके से। और तभी जैसे ही जो होंगी होती है वो बाहर जा रही होती है तो वो बाहर दरवाजे से टकरा जाती है, टकराने के कारण वह नीचे गिरने लगती है और वो कभी सरप्राइज होती है गिरने के कारण, और उसके हाथ में जो बाल होता है वह भी नीचे गिर जाता है और गिरते गिरते सामने से किसी लड़की का हाथ आते हुए दिखा जाता है और वो होंगी को पकड़ लेती है और उस बाल को भी पकड़ लेती है, जिसको देखती है होंगी होती है वो कभी सरप्राइज हो जाती है। और हमें पता चलता है कि जो लड़की और कोई नहीं है बल्कि मैं यहाँ पर एल्डेस्ट प्रिंसेस है, आई मीन क्राउन प्रिंसेस है, क्राउन प्रिंसेस। और क्राउन प्रिंसेस आने के बाद होंगी उसे कहने लगती है थोड़ा सावधान रहो, इस तरीके से काम ना करो तो बेटर रहेगा, तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। और जो सीन देखने में लगता है तो वो कभी बवाल लगता है। यहाँ पर 2 ब्रांड के गुब्बारे आ चुके हैं, तो आप बताओ कौन सा पसंद आया आपको। और तभी जो होंगी होती है वो गिरने के लिए उस प्रिंसेस से माफी मांगती है और कह लगती है मुझे माफ कर दीजिएगा इसके लिए, और वो उससे पूछ लगती है आखिरकार तुम कौन हो। लेकिन जो प्रिंसेस होती है वो डायरेक्टली उस कमरे के अंदर चली जाती है और अंदर आकर लिनफेंग को देखती है तो लिनफेंग वहाँ पर एक बेड पर पड़ा हुआ होता है, जिस तरीके से पड़ा हुआ है बिल्कुल बच्चों की तरह हरकत कर रहा है। और जो प्रिंसेस होती है वो उससे लगती है कि मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं पहली बार जब तुमसे मिलूंगी तो वो इस सिचुएशन में मिलूंगी तुमसे। तभी लिनफेंग दूसरी तरफ मुड़कर देखता है तो भाई कितना भाई क्या भाई नोबिता की याद आ गई मुझे देखने के बाद। आपको पता भाई किस किस को नोबिता की याद आ गई। तभी जो प्रिंसेस होती है वो अपने आप को इंट्रोडक्शन देती है उससे लिनफेंग से और उससे कहती है मैं तुमसे ये पहली बार मिल रही हूँ लिनफेंग, मैं यहाँ की क्राउन प्रिंसेस हूँ और तुम्हारी वाइफ, और मेरा नाम सॉन्ग यूनलिंग है। और जब लिनफेंग ये बात सुनता है सॉन्ग यूनलिंग आखिर ये यहाँ पर क्या करने में लगी हुई है, और उसकी जो वाइफ होती है वो वहाँ पर बैठ जाती है। अभी ऑफिशियली इसकी वाइफ नहीं बनी है पर पता नहीं, जब इसे डिसीजन तो खैर इसका ही है। तभी लिनफेंग भी बैठ जाता है और उससे पूछ लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हुई हो। तभी उसकी वाइफ होती है जो सॉन्ग होती है वो उससे आई मीन जो प्रिंसेस होती है वो उससे कहती है लिनफेंग सबसे पहले तो मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी जो तुमने यूनफे को बचाया था उस समय पर, और दूसरी तरफ मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बिल्कुल भी पर्सन में मिलने के लिए नहीं आई थी खुद। एक तरफ तो तुम्हें उस समय पर बहुत ज्यादा बिजी थी अपने बिजनेस को लेकर, और दूसरी तरफ मैंने इस तरीके से तुम्हें ट्रीट किया जिसको तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा होगा, और मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम पर अटैक किया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे इस बात के लिए माफ कर दोगे। भाई यहाँ पर पॉलिटिक्स चालू हुई इस लौंडिया की, तो क्या हनी ट्रैप में फंसना चाहती है हमारी हीरो। खैर हमारा हीरो फंस भी जाता है, हमारे व्यूअर्स भी फंस जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तभी लिनफेंग थोड़ी इस बातों को सुन के बाद इस प्रिंसेस की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा सोचता है, और तभी जो प्रिंसेस होती है उससे कहती है मुझे पता है तुम्हारे मन में मुझे लेकर थोड़ी सी ग्रीवियंस जरूर होंगी, मैं तो बस इतना चाहती थी और तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी दूसरे लोगों से, ताकि दूसरे लोग तुम्हें नोटिस ना करें और मेरी कमजोरी ना समझकर तुम पर अटैक करें। लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ कि मैं जिस पोजीशन में इस वक्त फंसी हुई हूँ, जो मेरे दुश्मन है वह बिल्कुल भी मेरी वीकनेसेस को ढूंढने में बिल्कुल भी कमी नहीं निकालते, भले ही वे कमी तुम ही क्यों ना हो। तभी जो लिनफेंग होता है वो उस प्रिंसेस से कहता है कोई बात नहीं चिल मारो, मैं तुम्हें भी एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, तुम इतनी तो बुरी नहीं हो मुझे, और मैं तुम्हें इतना बुरा मानता भी नहीं हूँ। जब मैंने तुम्हारे डेप्यूटी कमांडर इंपीरियल गार्ड के डेप्यूटी कमांडर को मार दिया था तो मैं भी बस तुम्हारी थोड़ी सी टांग खींच रहा था। मैं तो बस एक दूसरी कंट्री से आया हुआ एक फॉरेन प्रिंस हूँ, आखिरकार मैं एक दूसरी कंट्री में आने के बाद सेफ कैसे रह सकता हूँ, ये तो मुझे भी सोचना चाहिए ना। ये बात सुनने के बाद जो प्रिंसेस होती है वो कभी प्यारी मूड में आ जाती है और क्यूट सी बनकर लिनफेंग के चेहरे पर अपना हाथ रखती है, भाई कितनी औसम लग रही है, और उसे कह सकती है लिनफेंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरी बातों को समझ रहे हो, और मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं आज से और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये बात सुनने के बाद जैसे ही लिनफेंग को पता चलता है भाई ये तो अपना हनी ट्रैप का इस्तेमाल कर रही है, तो उसका भाई इसका चेहरा कभी टमाटर लाल पड़ जाता है। ये सीन देखने के बाद वाह मजा आ गया भाई, कतई जहर। और जब प्रिंसेस को इस तरीके से बात करते हुए देखता है भाई तो मतलब क्या ही बोले प्रिंसेस, भाई एक झटके में पटा लिया इस लौंडे को इसने, भाई मानना पड़ेगा टेक्निक तो है प्रिंसेस पर। और हमारी हीरो लिनफेंग की जो दिल की धड़कन होती है वो बहुत ज्यादा तेजी से धड़कना चालू हो जाती है, जिसको देखने के बाद उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार क्या चल रहा है, और वो उससे डर के मारे दूर भाग जाता है। और लिनफेंग मन में सोचते लगता है कि आखिरकार मेरे दिल के साथ चल के रहा है। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि जब इसने मुझसे कहा कि ये मुझे प्रोटेक्ट करेगी तो मेरे दिल को ऐसा लगा कि मैं सच में इससे प्रोटेक्ट होना चाहता हूँ। ये लड़की तो वाकई में डोमिनेटिंग है यार, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। कौन चाहता है ये लड़की, क्या यही पावर है इस बॉडी की जो फील करती है। इस लड़की की पावर तो कभी भयानक है यार, इस समय पर इतनी ज्यादा मजा आ रहा है ना क्या ही बताऊं। और इस तरीके डरते हुए जब लिनफेंग को प्रिंसेस देखती है तो उससे कहने लगती है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा शर्माने में लगी हो, तुम्हें देखकर तो काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो यार तुम, भाई इतनी तारीफ हमसे ना जली जाएगी। ये सुनने के बाद लिनफेंग भी कितनी शर्मा जाता है और उससे लगता है खांसते हुए आखिरकार तुम कैसी हो, तुम जैसी क्राउन प्रिंसेस को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा खटनाई बड़ा रास्ता होगा। और तभी जो प्रिंसेस होती है वो उससे लगती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक वुमन है इस पूरी गवर्नमेंट की इंचार्ज, मुझे पता है कि इस रास्ते पर चलना मेरे लिए बहुत ज्यादा
कठिन है। और तो और यहाँ पर ऐसे बहुत से सिबलिंग्स है जो कि मेरी पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं। और तभी प्रिंसेस वहाँ से उठती है और उठती है वहाँ से जाने लगती है और कहने लगती है कि भले ही मैंने मेरे जितने भी सिबलिंग्स है वो मेरी पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मैंने किसी प्रकार से इस पोजीशन को हासिल किया, अचीव किया खुद की मेहनत से। और अब जबकि ये पोजीशन मुझे मिल चुकी है तो मैं इन छोटी मोटी परेशानियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। लेकिन बस मेरी इतनी सी बात है कि इस बैरियर को ब्रेक थ्रू करने मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और इस तरीके से कोल्ड पीट को देखता है तो लिनफेंग को शौक हो जाता है, थोड़ा सा सिंपैथी दिखाता है और उसे लगता है अगर तुम क्राउन को वियर करना चाहती हो, मतलब ताज पहनना चाहती हो, तो तुम्हें इस ताज के वजन को भी सहन करना आना चाहिए और करना पड़ेगा। तभी प्रिंसेस उससे कह लगती है तुमने बिल्कुल सही कहा, यही रीजन है लिनफेंग कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। जितना ज्यादा सुनूं तुम्हारे बारे में उतना ही ज्यादा। एक बार मैं एम्प्रेस बन जाऊँ तो मैं तुम्हारे लिए जितना कर सकती हूँ उतना ज्यादा करने की कोशिश करूंगी। और अभी इतना नहीं कर पाई हूँ, वैसे फ्यूचर में जरूर करूंगी। और एक बार एम्प्रेस बनने के बाद बहुत बड़ी वेडिंग रखेंगे हम एक दूसरे के लिए। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी वेडिंग रखूंगी और पूरी दुनिया को बताऊंगी कि तुम मेरे हस्बैंड हो और कोई भी तुम्हें बुरा भला नहीं कहेगा उसके बाद। भाई क्या प्रिंसेस है, भाई क्या प्रिंसेस है। कौन चाहता है ऐसी प्रिंसेस को, तो कमेंट करके जरूर बताना। ये बात सुनने के बाद जो लिनफेंग होता है वो कहने लगता है ये शब्द अभी तुमने कहा था, ये कितना ज्यादा अजीब लग रहा है सुनने में। और उसका चेहरा टमाटर लाल पड़ जाता है। सीधे सीधे बोलना भाई, तेरे को इस लौंडिया से प्रोटेक्ट होना रे। और भाई हमारे कुछ व्यूअर्स भी चाहते हैं ऐसा, वो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं वैसे तो। तभी जो प्रिंसेस होती है वो वहां से जाते हुए लिनफेंग से कह लगती है कि सबसे पहले तो तुम्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होगा और जब तुम ठीक हो जाए तो तुम स्टुअर्ट सॉन्ग से जाकर कह सकते हो कि मैं तुम्हें पूरे के पूरे कैपिटल का चक्कर घुमा सके। और मैंने स्टुअर्ट सॉन्ग को तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में ट्रांसफर कर दिया है, तो अब वो तुम्हारी हर आज्ञा के पालन करेगा, तुम उससे जो चाहे वे पूछ सकते हो। ये सुनने के बाद लिनफेंग उससे कह लगता है मुझे पता है और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, ठीक है। भाई यहाँ पर तो दो लव बर्ड्स आपस में बात करने में लगे हुए हैं। और इसी तरीके से जो क्राउन प्रिंसेस होती है वो वहां से चली जाती है और इस तरीके से जाती है वो देखता है जब हमारा हीरो लिनफेंग, तो उसकी दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई होती है और भाई सब टमाटर की तरह पड़ गया होता है, उसका चेहरा लाल। और ये सीन भाई इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड होना है भाई साहब, कौन कौन चाहता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करना और अपना फीडबैक देना मत भूलना और लाइक जरूर कर दीजिएगा। भाई नेक्स्ट एपिसोड जो लास्ट पार्ट में डाला था उस पर तो आपने 1000 लाइक करवा दिए थे फटाफट से, इसलिए मैंने नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए जल्दी लेकर आ चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पर भी ऐसा ही कुछ दिखाएंगे पवाल। और मैं चला भाई नेक्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करने के लिए। इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू नाराज, साइनिंग आउट। और हाँ भाई लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।